Get online. सिर्फ 2 मिनट बेटा, अभी वो ऑनलाइन। बेटा साउंड क्लियर है आपको? यस मैम। मौलिक पर रीड कर बेटा लास्ट में। Yes, conduct alleged amounts to cruelty. Conduct alleged amounts to cruelty. Thus, from the above discussion, it can be concluded. From the above discussion, it can be concluded that there cannot be any precise definition of cruelty, as human mind is extremely complex. Human mind is extremely complex, and human behavior
is equally complicated. Is equally complicated. Therefore, to assimilate the entire human behavior, to assimilate the entire human behavior in one definition is almost impossible. Is almost impossible. The concept of cruelty differs from person to person, depending upon level of sensitivity, educational, family and cultural background, financial position, human values, and their value system. क्लियर है प्लीज? हाँ जी, इसके साथ हमारा जुडिशियल डेवलपमेंट का टॉपिक खत्म हो जाता है. इसके बाद आप प्लीज एक पेज छोड़ देना, बिकॉज 2020 और 21 में जो प्रोनाउंसमेंट्स आए हैं उसको हम क्रक्स करेंगे. क्लियर है? एक पेज छोड़ दीजिए. नेक्स्ट इशू लिखिए क्रुएल्टी का. नेक्स्ट इशू लिखिए. बेटा अभी तक हमने क्रुएल्टी में 4 और 5 इश्यूज कवर किए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट डेफिनेशन किया था कि डेफिनेशन क्यों चेंज किया 1976 में और क्या लीगल टेस्ट है. फिर हमने डिस्कस किया क्या इंटेंशन टू क्रूअल मैंडेटरी है अगर ये ग्राउंड को इन्वोक करना है. हमने क्या कंक्लूड किया बेटा? समीरा, इंटेंशन जरूरी है क्रुएल्टी के लिए? क्या देखते हैं हम? ओके, हमने कहा कि नहीं, इंटेंशन बिल्कुल जरूरी नहीं है. हमने तो देखना है whether there is any adverse effect on the petitioner, चाहे वो मेंटल है चाहे वो फिजिकल है, due to act or conduct of the respondent, whether it is intentional or not, it hardly matters. फिर हमने सेकंड किया whether it is mandatory to invoke this ground, that act of cruelty should be targeted towards the petitioner. हमने क्या कहा? जरूरी है. क्यों? मतलब अगर दूसरे पे वो टारगेट करता है तो वो मतलब जो पार्टी पिटिशनर होता है उसको लगता है कि मेरी पार्टी इसके साथ कल मेरे साथ भी ऐसा है. इसका मतलब टारगेट पिटिशनर का होना जरूरी नहीं है, पर अगर पिटिशनर उससे थ्रेटेंड है बिहेवियर से या उस बिहेवियर का उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट है, दैट कुड अमाउंट टू मेंटल क्रुएलिटी. उसके बाद हमने जुडिशियल डेवलपमेंट स्टार्ट किया. आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या नए डायमेंशंस हैं, कि क्या नए हॉराइजन्स ऐड किए हैं टू द एरिया ऑफ मेंटल क्रुएलिटी. द कंसेप्ट ऑफ क्रुएलिटी कैन नॉट बी compartmentalized in watertight compartment. Discuss this statement. या what new parameters have been added by judicial decisions. तो उसमें हमने फिर इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन कौन से जुडिशियल डिसीजंस हैं या क्या उस. यस बोलो शिफाली. मैम इस पे क्वेश्चंस मिले थे क्रुएलिटी के. बोल बेटा क्रुएलिटी के क्वेश्चंस बोलो. यस मैम. मैम एक तो क्वेश्चन था, डिस्कस द चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ क्रुएल्टी एज अ ग्राउंड ऑफ मैट्रिमोनियल रिलीफ under the Hindu law and Muslim law both. Refer the recent cases law on the subject.
अब बेटा जब हम चेंजिंग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं ना, चेंजिंग कंसेप्ट में आ जाता है, पहले तो सिर्फ फिजिकल ही था, फिर फिजिकल से क्या इंक्लूड हुआ, मेंटल इंक्लूड हुआ। अब हम मेंटल को भी इतना ज्यादा एक्सपैंड कर चुके हैं कि हमने टॉन्ट्स, कंप्लेंट्स, इंजूरियस रिप्रोचेस, इन सबको भी ऐड कर लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समर घोष वर्सेस जया घोष में नए डायमेंशंस को उन्होंने इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया, और उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि ये जो इंस्टेंसेस हैं इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, और जब भी कोई अप्रोप्रिएट केस आएगा न्यू डायमेंशंस कुड बी एडेड टू इट। अगर आपको बेटा ये बेसिक क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ क्रुएल्टी का, ना ये हिंदू लॉ से है, ना ये कि सिर्फ हिंदू लॉ का है या मुस्लिम लॉ का है, उन्होंने दोनों को रेफर किए। तो जब आपने रेफर करना है डिसीजंस में, आपने दोनों को ही रेफर करना पड़ेगा, बिकॉज आप बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। आपका फोकस किसी स्पेसिफिक एक्ट पर नहीं होगा, आपका फोकस कंसेप्ट पर होगा। कि जब हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, फिर हमने क्रुएलिटी की बात की है, फिर आपको जब इंट्रोडक्शन में बात करनी है, आपको डिस्कस करना चाहिए क्रुएलिटी का कहाँ कहाँ पर मेंशन है। यू शुड मेंशन द स्टैट्यूट, जैसे क्रुएलिटी ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम लॉ में कहाँ है? नहीं नहीं, क्यों है, अब है, शरीयत तो बहुत पहले खत्म हो गया बेटा। फिर आपको बताना पड़ेगा विमेन्स की एम्पावरमेंट के लिए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आया 1939, जिसमें उन्होंने स्पेशल ग्राउंड्स दिए हैं डाइवोर्स के, जहां पर क्रुएल्टी इज वन ऑफ द ग्राउंड, सिर्फ फीमेल ही फाइल कर सकती है इस एक्ट के अंदर पिटीशन फॉर डाइवोर्स, और वहां पर भी उन्होंने फिजिकल और मेंटल दोनों को डिस्कस किया। फिर आपने बेसिक ही डिस्कस करना है कि जो क्रुएलिटी है उसका कोई भी स्ट्रिक्ट पैरामीटर लेट डाउन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर को हम कभी भी एग्जॉस्टिव लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे जैसे सोशल कंडीशंस चेंज होती हैं ह्यूमन बिहेवियर उस तरह से चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आज की सिचुएशन में अगर हम किसी का मोबाइल 2 घंटे के लिए उससे छुपा कर रख दें, दैट इज अ काइंड ऑफ क्रुएलिटी। क्यों? मोबाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, कोरोना जैसे जब पेंडेमिक फैला हुआ है, आपके सोशल कम्युनिकेशन के लिए, आपकी बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए, हर नेसेसिटी के लिए आपको अब मोबाइल, पेमेंट के लिए, कैब के लिए आपको पे करना है, कोई आपने शॉपिंग करनी है आपको पे करना है। तो जब हमने कहा इस तरह का क्रुएलिटी शायद 50-60 साल पहले सोचा भी नहीं होगा। अब जो आया है टेक्नोलॉजी का एज, उस एज में तो जो हमारा डेफिनेशन ऑफ क्रुएलिटी है वो भी चेंज हो गया। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो आपको फिर बताना पड़ेगा हाउ डिफरेंट डायमेंशंस हैव बीन एडेड टू इट बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट मेंशनिंग द एक्ट और द स्टैट्यूट कि कहां पर उन्होंने डिसीजन प्रोनाउंस किया है। बिकॉज ये बेसिक क्वेश्चन है शेफाली आपके क्रुएलिटी का, इसका हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट या उससे कोई लेना देना नहीं है। बट यस, you should be mention section 13(1)(IA) of Hindu Marriage Act 1955 and section 2 and sub clause जो कि उसमें है for cruelty under dissolution of Muslim Marriage Act 1939. Then you will discuss in both these statutes both physical as well as mental cruelty have been included. फिर आपको elaborate करना है through Supreme Court decisions. जैसे अगर आपको दास्ताने वर्सेस दास्ताने आ जाता है, ये तो 75 में डिसाइड हो चुके हैं, आपसे वो दास्ताने वर्सेस दास्ताने नहीं पूछ रहे, आप पहले फैक्ट्स लिखो फिर डिसीजन लिखो। दिस इज द क्वेश्चन ऑन मेंटल क्रुएलिटी। तो आपने दास्ताने से स्टार्ट करना है, सेकंड पैरा आपका समर घोष का, थर्ड पैराग्राफ आपका पोस्ट समर घोष का। ठीक है प्लीज मैम। यस शिफाली। मैम ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है मैम, 10 मार्क्स के नोट में ना उन्होंने दास्ताने वर्सेस दास्ताने ही लिखा हुआ है सिर्फ। बेटा वो सिर्फ केस नहीं लिखा, उसमें आपको अब ये कॉमन सेंस है कि कभी भी आपको केस के फैक्ट्स नहीं पूछ रहे हैं, वो उसकी इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं। तो आपने पहला ग्राफ दास्ताने, पहला पैराग्राफ दास्ताने वर्सेस दास्ताने को जिसने इवॉल्व किया कंसेप्ट ऑफ मेंटल क्रुएलिटी उसको देना है। उसके बाद बताना है कि यहाँ पर उसका डेवलपमेंट स्टॉप नहीं हो गया है, फर्दर डेवलप, मेंशन जस्ट केसेस एंड देयर प्रिंसिपल्स, और ये आपका 1.5 पेज का बहुत अच्छा एक आंसर बन जाएगा। अगर आप जो आपने पेन डाउन किए रजिस्टर में, अगर वो भी आप ब्रीफ में लिख दें, दैट इज मोर देन इनफ। पर आपका फोकस
स्टार्टिंग में आपने दास्ताने वर्सेस दास्ताने से ही स्टार्ट करना है, बिकॉज क्वेश्चन में आपको वही दिया हुआ है, दास्ताने वर्सेस दास्ताने। और कोई क्वेश्चन है शिफाली? Yes, ma'am. बोलना। Ma'am, एक question है. Although cruelty is clearly a ground for divorce under Section 13 of Hindu Marriage Act 1955, and yet the legislature, in its wisdom, has not defined it in the act. In the application of this statutory ground, however, the apex court has developed a functional concept of cruelty, bring about the silent features of that concept in the light of case laws. बेटा ये हमने ऑलरेडी कर ली है, क्योंकि जो फंक्शनल कंसेप्ट है हमने भी कहा था लेजिस्लेचर समझदार है जिसने क्रुएल्टी को डिफाइन नहीं किया, सिर्फ एक लाइन लिखकर छोड़ दिया, रिस्पोंडेंट हैज ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएलिटी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बिहेवियर को कि आप एक पैराग्राफ में मेंशन कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस के थ्रू इसको इलेबोरेट किया है, तो आपको वो सारे डिसीजंस को इसमें कोट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? Yes, शिफाली ma'am. और कोई है क्वेश्चन? मैम एक ना इसके अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्वेश्चन है मैम, ये अडल्ट्री का है, बट मैम मेरे को उसका पर्सपेक्टिव समझ नहीं आया। रीड कर बेटा। मैम क्वेश्चन है, a wife becomes pregnant through artificial insemination using the husband's sperm without his permission. Husband and wife have not met in 2 years. The child is born with severe disabilities. Husband denies the child to be his. Decide. बेटा अब इसमें जब हमने बात की है, यहां पर डीएनए टेस्ट भी एस्टैब्लिश कर देगा कि जो बच्चा है वो उस आदमी का ही है, तो आप ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। वो क्यों? जब आपने इसको डिस्कस करना है, यू विल मेंशन सेक्शन 112 कि कोई भी अगर बच्चा मैरिज के बाद बॉर्न हुआ है, एविडेंस एक्ट का बेटा, दैट चाइल्ड इज लेजिटिमेट एंड दैट इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। पर उसमें एक एक्सेप्शन है, अगर हस्बैंड प्रूव कर देता है प्ली ऑफ नॉन एक्सेस कि हमारे बीच में ऐसा कोई भी ऐसा कोहैबिटेशन नहीं हुआ जिस टाइम पर वाइफ इसको कंसीव कर सके, तो अगर वो इसको एस्टैब्लिश कर देता है स्पेसिफिक प्ली को, तो ये वाला जो ग्राउंड है, ये वाला जो कंक्लूसिव ये प्रिजम्पशन है, ये अप्लाई नहीं करेगा और बच्चे का पैटर्निटी डिनाई हो जाएगा। पर इस केस में क्योंकि बच्चा शादी के बाद बॉर्न हुआ है, अगर हस्बैंड प्ली ऑफ नॉन एक्सेस लेता भी है, पर इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि बच्चा हस्बैंड का ही है, दो जो भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोसीजर हुआ है दैट इज विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड। तो हस्बैंड बच्चे को पैटर्निटी तो डिनाई नहीं कर सकता, यस वाइफ ने उसके साथ क्या किया, गलत किया। ये अडल्ट्री भी नहीं हो सकता बिकॉज वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मेल और फीमेल के बीच में होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, दैट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी। पर जो मेल है, मेल कैन नॉट डिनाई पैटर्निटी टू द चाइल्ड। अगर आप प्ली ऑफ नॉन एक्सेस लेते भी हैं, नॉन एक्सेस के बाद अगर आप डीएनए टेस्ट करवाते हैं, तो कोर्ट अगर वो कह रहा है, वाइफ कह रही है प्ली ऑफ नॉन एक्सेस, हस्बैंड कह रहे हैं, वाइफ डिनाई कर रही है, तो आप सिंपल सीधा तरीका है, बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लो, बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बच्चा है या नहीं है। अगर हस्बैंड डीएनए टेस्ट करवाने से मना कर रहे हैं, उस केस में फिर एविडेंस एक्ट आ जाएगा। एविडेंस एक्ट आ जाएगा, हस्बैंड के पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, या तो कराए और सच को एस्टैब्लिश करने में कोर्ट को हेल्प करे। अगर उसने नहीं कराया, उस केस में हम कहते हैं जो वाइफ ने किया उसके लिए हम बच्चे को सफर नहीं कराएंगे। वाइफ ने किया विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड, और जो सीमन है दैट इज ऑफ द हस्बैंड। तो बच्चा तो उन्हीं का ही है, चाहे वो नेचुरल मोड से नहीं हुआ, द चाइल्ड हैज बोर्न थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यस, हस्बैंड के साथ जो गलत हुआ है, ग्रज इज अगेंस्ट द वाइफ एंड नॉट अगेंस्ट द चाइल्ड। तो बच्चे को वो पैटर्निटी डिनाई नहीं कर पाएगा सिर्फ प्ली ऑफ नॉन एक्सेस से। वो क्यों? क्योंकि अगर डीएनए टेस्ट होता है, दैट मैन विल प्रूव टू बी अ बायोलॉजिकल फादर ऑफ दैट चाइल्ड। तो वाइफ की गलती का खमियाजा
बच्चा नहीं भुगतेगा और कोर्ट 112 अप्लाई करेगी। अगर हस्बैंड प्ली ऑफ नॉन एक्सेस लेता भी है इस केस में और वो प्रूव हो जाता है कि नॉन एक्सेस है, और पर कोर्ट में वाइफ कह रही है कि सीमन तो हस्बैंड का ही है, अब कोई भी जो रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन होगा, चाहे वो नॉन एक्सेस था पर बच्चा तो दोनों का ही है, बच्चा तो दोनों का ही है, तो कभी भी कोर्ट बच्चे को एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में नहीं डालेगी ड्यू टू द यूनिलेटरल एक्ट ऑफ द वाइफ। तो जो हस्बैंड का ग्रज है दैट इज अगेंस्ट द वाइफ, वो उसके अगेंस्ट कोई भी रेमेडी प्रोसीड करे, कोर्ट मना नहीं करेगा, पर बच्चे को सफर नहीं करवाएगी। ठीक है प्लीज? ठीक है शिवाली? यस, इसमें जो प्रोबेबिलिटी का कह रहे हैं मेक आउट हो जाएगा, मेक आउट हो जाएगा, तो हम उसको स्टेटमेंट को कैसे सपोर्ट करेंगे? क्वेश्चन में हम उसको भी कंसेंट नहीं थी और फिर भी कंसीव कर लिया जाएगा। बेटा जब बात है, क्योंकि क्वेश्चन में जो फैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी आपको क्लियर दिए हुए हैं, क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोसेस लिया, सीमेन हस्बैंड का ही है बट दैट इज विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड। अब अगर हम ऐसे जाएं क्वेश्चन के फैक्ट्स में, अब सीमेन का प्रिजर्वेशन भी तो हुआ ही होगा, विदाउट प्रिजर्वेशन तो नहीं हो सकता। अगर उनके बीच में नॉन एक्सेस है तो कभी तो सीमेन का प्रिजर्वेशन हुआ ही होगा। अगर वो इतने साल, वो हस्बैंड कह रहे हैं कि हम 2-3 साल से नहीं मिले हैं, तो क्यों सीमेन प्रिजर्व कराया होगा? मतलब अब ये कॉमन सेंस है कि क्यों सीमेन प्रिजर्व कराया होगा। ऑब्वियस है, इसी पर्पस के लिए प्रिजर्व होता है कि जैसे लोग हैं वो प्रिजर्व कराकर रख लेते हैं कि फ्यूचर में अगर कंसीव ना हो सके तो वो उसी से ही कंसेप्शन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हो जाएगा। क्योंकि वाइफ के लिए ये ठीक है विदाउट कंसेंट उसने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोसीजर अंडरगॉन किया होगा, बट सीमेन तो प्रिजर्व हस्बैंड की कंसेंट से ही हुआ होगा, ऐसे तो सीमेन का प्रिजर्वेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब हम कह रहे हैं कि यस वाइफ ने जो किया उसने एक हस्बैंड का कंसेंट लेना चाहिए था, बिकॉज म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ होता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पर बेस्ड रिलेशन, पर अगर उसने ऐसा नहीं लिया, हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट रेमेडी प्रोसीड करे, बच्चा कभी भी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में नहीं होगा। बच्चे को कभी भी कोर्ट ये नहीं कहेगी इन केस इस फैक्चुअल सिचुएशन में कि वो बच्चे का फादर नहीं है, जब क्रिस्टल क्लियर है कि सीमेन हस्बैंड का ही है। ठीक है प्लीज? क्लियर है प्लीज? यस शिवाली? मैम इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन यही पूछा है कि पेटर्निटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा है कि कोर्ट डिनाई करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि मैम यहाँ पे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है और लिखा हुआ है डिसाइड। बेटा कोर्ट डिनाई नहीं करेगी, कोर्ट डिनाई नहीं करेगी। हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्स में बहुत अच्छी से क्लियर है कि बच्चा उन्हीं का ही है। तो जब हमने सेक्शन 112 को पहले हमें देखना पड़ेगा, 112 बनाया क्यों गया कि शादी के बाद जो बच्चा हुआ है वेलफेयर ऑफ द बच्चे के लिए, डेस्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशन को खत्म करने के लिए बनाया गया है। तो अगर वो प्ली ऑफ नॉन एक्सेस ले भी रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि बच्चा हुआ कहां से है, क्या किसी और मेल के साथ उसका कंज्यूमेशन से ये बच्चा हुआ है या कैसे हुआ है। जब ये बिल्कुल क्लियर है कि बच्चा उसी के सीमेन से हुआ है और वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के प्रोसेस से हुआ है, तो बच्चे को वो पैटर्निटी डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज जो वाइफ ने किया उसका खामियाजा बच्चा नहीं भुगतेगा। कोर्ट इन केसेस में अगर आप बेनिफिशिएंट इंटरप्रिटेशन की बात करें तो बेनिफिट इसका क्यों, इसमें प्ली ऑफ नॉन एक्सेस में ये सिचुएशन कवर नहीं की हुई कि सीमेन हस्बैंड का है और उसी के सीमेन से अगर वाइफ ने कंसीव किया है, दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का अगर प्रोसीजर है वो विदाउट कंसेंट ऑफ हस्बैंड है, तो वो भी यहां पर फॉल करेगा। प्ली ऑफ नॉन एक्सेस उन केसेस में अप्लाई करेगी जहां पर हस्बैंड का वाइफ के साथ कोई भी लिंक नहीं है और बच्चे को कंसीव किया थ्रू अनदर मैन, ये उस सिचुएशन को रेफर करता है। ये इस सिचुएशन को कवर नहीं करता जहां हस्बैंड का ही सीमेन है और उसी से ही बच्चा कंसीव हुआ है विद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वो प्ली ऑफ नॉन एक्सेस से ज्यादा आपको फिर इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। जब हमने कहा है तो हम इसका बेनिफिट बच्चे को देंगे, बच्चा इससे डिप्राइव नहीं होगा बिलो, बिकॉज प्ली ऑफ नॉन एक्सेस का मतलब है चाहे वाइफ हैज कमिटेड एडल्ट्री और बच्चा किसी और से है
तभी वो उसका फादरहुड उसे डिनाई कर रहा है। पर इस केस में प्राइमा फेसाई इट इज एस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि बच्चा उसी के सीमेन से है, सिर्फ इसमें जो मिस्टेक वाइफ से हुई है that she has undergone the process of artificial insemination without the consent of the husband, तो कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन बच्चे को कभी भी सफर नहीं करवाएगा। ठीक है शिफाली? Yes, ma'am. यस, कोई और डाउट है बेटा? No, ma'am. ओके बेटा, नेक्स्ट इश्यू लिखिए, एक पेज छोड़ देना, नेक्स्ट इश्यू लिखिए, सीधा क्वेश्चन ही लिख लीजिए। आपको मेंस में ना ये 5 या 10 मार्क्स की प्रेपोजिशन में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, हम सीधा इसका इश्यू ही लिख रहे हैं ताकि वो डायरेक्टली हम इसको डील करेंगे। इसमें लिखिए वेदर फाइलिंग ऑफ complaint by either of the spouse, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, whether filing of complaint by either of the spouse amounts to cruelty to the another spouse, बेटा इसके लिए ना आप पहले सुन लीजिए, अब कंसेप्ट क्लियर है, फिर हम क्योंकि आपको आ जाता है विद रेलेवेंट केस लॉज, फिर हम केस लॉज मेंशन करेंगे। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही डिसीजन हैं। अगर कोई सिर्फ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर रहा है तो वो कोई भी क्रुएल्टी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो अपना राइट अवेल कर रहा है जो उसको पार्टी ने नहीं दिया। किसने दिया है? लॉ ने दिया है वो राइट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ने वाइफ को राइट दिया कि अगर उसके साथ कोई वायलेंस हुई है तो वो केस फाइल करे। 498A ने वाइफ को राइट दिया अगर कोई क्रुएल्टी का है तो वो केस फाइल करे। तो अगर कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर रहा है, ये कोई भी ग्राउंड नहीं है मेंटल क्रुएल्टी का, बिकॉज वो उसको लॉ ने वो अपना स्टैट्यूटरी राइट अवेल कर रहा है, क्रुएल्टी नहीं कमिट कर रहा। पर अगर कोई कंप्लेंट फाइल कर देता है और बाद में पता चलता है कि कंप्लेंट फॉल्स है, फ्रिवलेस है, then that will amount to mental cruelty। क्लियर है? इसमें डिफरेंट सिचुएशंस हैं, वो आप लिख लीजिए। वो आप लिखिए। दीपा लक्ष्मी सचिन जिंगाड़े, ZINGADE, दीपा लक्ष्मी सचिन जिंगाड़े वर्सेस सचिन रमेश राव जिंगाड़े। दीपा लक्ष्मी सचिन जिंगाड़े वर्सेस सचिन रमेश राव जिंगाड़े। साइटेशन लिख लीजिए। AIR 2010 बॉम्बे 16, पेज है 16। प्रिंसिपल लिख लीजिए। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट बाय वाइफ अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट by itself would not amount to act of cruelty on the part of wife unless it was found
by positive evidence that it was a false complaint. इसको 1 लिख देना, जो भी लिखे है ना, फर्स्ट पॉइंट लिख देना. फर्स्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिख देना जजमेंट में. सेकंड लिखिए. सेकंड, when act permits wife to approach court, when act permits wife to approach court under the provisions of Domestic Violence Act, and if that remedy is availed of comma, such act should not be treated as an act of cruelty. अगर हमने इसको क्रुएलिटी माना फिर तो क्या होगा, कोई भी लेडी कोई भी रेमेडी अवेल नहीं कर सकती. अदरवाइज, कॉन्टिन्यूएशन में लिखिए, अदरवाइज in no case a lady can file any complaint comma, if filing of complaint is to be treated as cruelty. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट डिसीजन लिखिए. जजमेंट, कमलेश्वरी बाई वर्सेस पीलूराम, PEELURAM, पीलूराम लटखोर, LATKHOR, लटखोर साहू. कमलेश्वरी बाई वर्सेस पीलूराम लटखोर साहू, AIR 2010, छत्तीसगढ़ 16. प्रिंसिपल लिख लीजिए, एक ही प्रिंसिपल है. इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन without any intention to harass or torture husband would not constitute cruelty. Thus, मैम कर दीजिए. कहां तक लिखा है शिफाली आपने? Any intention to harass or torture husband would not constitute cruelty. Thus, invoking of legal remedy cannot be termed as cruelty. Cannot be termed as cruelty. नेक्स्ट लिखिए. इसमें लिखिए. नेक्स्ट, कृष्ण कुमार वर्सेस श्रीमती निधि अरोड़ा,
AIR 2010 ब्रैकेट में NOC नोट्स ऑफ केसेस होते हैं, NOC 441 ब्रैकेट में पंजाब एंड हरियाणा, इसमें लिख लीजिए मेकिंग ऑफ कंप्लेंट टू redress the grievance by wife, to redress the grievance by wife cannot amount to cruelty, it is only false allegations and false criminal prosecution of spouse. It is only false allegations and false criminal prosecution of spouse which amounts to mental cruelty to entitle other spouse to seek decree of divorce. Next देखिए, last देखिए, the Supreme Court in K. Srinivas, versus K. Sunita, versus K. Sunita 2015 लिख लीजिए, 2015 का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट, has observed that if a false complaint is preferred by either spouse, it would invariably and indubitably, undoubtedly को कहते हैं INDUBITABLY, indubitably constitute mental cruelty, such as would entitle the other spouse to claim a divorce. क्लियर है? ये इश्यू खत्म हो जाता है। बेटा आप ना लिख लीजिए, 2 इश्यूज रह गए हैं और आपका बेटा एक इश्यू रह गया है, लिख लीजिए इश्यू जो कल डिस्कस करने हैं, whether it is necessary for invoking concept of cruelty that the act or conduct should emanate, EMANATE, should emanate मतलब स्टार्ट हो फ्रॉम द रिस्पोंडेंट साइड, कि जरूरी है कि रिस्पोंडेंट ही टारगेट करे। अगर कोई और वाइफ को या हस्बैंड को परेशान कर रहा है तो क्या तब भी कुछ हो सकता है क्रुएल्टी का ग्राउंड? फॉर एग्जाम्पल अगर इन लॉज परेशान कर रहे हैं वाइफ को, हस्बैंड कुछ उसे परेशानी नहीं कर रहा, तो क्या वो वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट डाइवोर्स ले सकती है? हम इसमें इसको कवर करेंगे। बेटा लास्ट इसमें लिखना मैट्रिमोनियल बार। हमने